WB बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 3, एक लंबी कविता का अंत का दूसरा भाग। मेरा ख्याल है कि सब लोग ऐसे नहीं होते, उन्हीं में मैं अपने को गिनवाना चाहता हूँ। सब लोग ऐसे नहीं होते मतलब यहाँ किन लोगों की बात हो रही थी? अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वो लोग जो शायद अपने ग्रुप के लोगों को बुरा मानते हैं। अगर उनके ग्रुप में कोई टैलेंटेड है तो उसको बुरा मानते हैं, और बाहर के ग्रुप का वैसे ही टैलेंट रखने वाले को अच्छा मानते हैं। तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे ख्याल से सब लोग ऐसे नहीं होते, मैं दूसरे टाइप वाला में से हूँ। दूसरा टाइप मतलब कौन सा वाला? जो अपने ग्रुप के टैलेंटेड लोगों का तारीफ करता है, और वही टैलेंट अगर दूसरे ग्रुप में है, वही क्वालिटी दूसरे ग्रुप में है, तो उसको उतना अहमियत नहीं देता। मैं उन लोगों में से हूँ। लेकिन यह एकदम सच है कि अपनों की उपेक्षा का अपराधी हूँ। लेकिन मैं उन अपनों से क्या कहूँ कि यह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ती। अब जो मेरे अपने हैं ना, जो हमको सोचते हैं कि मैं एज ए राइटर कुछ हूँ ही नहीं। मेरे ग्रुप के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको मैं कैसे समझाऊं कि मेरा ये पिंड नहीं छोड़ रही है कविता, इतनी लंबी है, लंबा होती ही जा रही है। यह नहीं कि मैं उससे रात दिन चिपका हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं इस पोएम से हमेशा चिपका हुआ हूँ, हमेशा इसी पे काम कर रहा हूँ, नहीं। वरन यह है कि जब भी मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में काम आ गया है तो पाता हूँ कि वह मेरी कविता है। एक्चुअली में क्या है, मैं कुछ भी काम करता हूँ ना, तो काम मेरा मेनली फोकस करता हूँ मैं मेरी पोएम के ऊपर। लेकिन हाँ, उससे चिपका हुआ नहीं हुआ हमेशा। मैंने न मालूम कितने महीने वर्ष उन जैसी पर खर्च किए हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कितना समय मैंने खर्चा किया, ना धर्म मिला, ना अर्थ मिला, ना काम, ना मोक्ष। इन्हीं चारों की बात हम लोगों ने लास्ट डे किया था। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो इन चार उद्देश्य से करते हैं। कुछ पागल लोग कीमियागर, कुछ पागल लोग, किसको बोला गया है? कीमियागर को। कीमियागर कौन होते हैं? जिनको केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज होता है, जिनको रसायन शास्त्र का नॉलेज है, जो लोग ऐसा नॉलेज रखते हैं कि कैसे लोहे को भी सोना में बदल दें। एल्केमिस्ट बोलते हैं उनको, बगल में लिखा हुआ है। ऐसे लोगों को पागल कहते हैं। लोहे को सोना बनाने की फिक्र में लगातार काम करते हुए नष्ट हो गए। लोहे को सोना बनाने वालों में और किसी की अगर बात करें तो मेहनती, ईमानदार, ऐसा कोई भी प्रोफेशनल जो अपने काम को, ऐसा काम जो किसी से नहीं हो रहा है, उसको बेहतर करने की कोशिश करता है, उसको यहाँ एल्केमिस्ट बोला गया है। इसी कैटेगरी में टीचर लोग भी आते हैं बेचारे, है ना, जोड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारा चैलेंजिंग स्टूडेंट उनके पास आ जाता है जो सुधरने के लिए माँ कसम खाया कि नहीं सुधरेंगे, ठीक है ना। लेकिन टीचर क्या करता है? उनका जीवन अच्छा करने के लिए, उनको सिखाने के लिए बेचारा रात दिन प्रयास करते करते बूढ़ा हो जाता है। उनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है ऐसे लोगों की। कुछ दूसरे ढंग के पागल होते हैं ये लोग। ज़मीन में गड़े खजाने को खोजने और कभी भी न पा सकने में इतना मशगूल रहते हैं कि उनकी फैमिली ने, समाज ने, ज़माने ने उन्हें बेवकूफ़ करार कर दिया है। समझ गए होगे? खराब को बेहतर बनाने की कोशिश में इतना मशगूल हो जाते हैं ना, सब उनको रिजेक्ट कर देता है। जाओ लगे रहो, अपने काम में लगे रहो। परिवार वाले भी भगा देते हैं, जाओ हमेशा काम काम काम। समाज भी भगा देता है। ठीक, कई तरह के पागल हुआ करते हैं, और मुझे अब समझ में आने लगा है, हो ना हो मैं भी उसी श्रेणी में गिने जाने के योग्य हूँ। मैं भी वैसे ही पागल हूँ। क्यों? ऐसे लोग अपने काम से काम रखते हैं ना, सारा दिन अपने काम में लगे रहते हैं। समाज से कोई लेना देना नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, समाज से बहिष्कृत किए हुए लोग हैं हम लोग। ऐसे ही इसी कैटेगरी में वो पोएट लोग भी आएंगे, राइटर लोग भी आएंगे, जो सारा दिन अपने घर में बैठ के बस राइटिंग करते हैं, लिखते रहते हैं। उनको ही कोई वैल्यू नहीं देगा। लेकिन नहीं, मैं फिर से समझदार बनने की कोशिश करूंगा और गद्य लिखूंगा। लो, यहाँ पे ताना मार रहा है लेखक, बोल रहा है अब मैं समझदार बनूंगा। समझदार बनूंगा मतलब गलत काम करूंगा। अब मैं गद्य लिखूंगा, जो मैं नहीं हूं अब मैं वो बनूंगा। इसी को समझदारी कहते हैं ना आज के ज़माने में। मैंने इस और काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन क्या बताऊं कि एक चीज़ है जिसका नाम है धुन, जिसका नाम है लौ। लौ यानी कि लपट, आग। एक चीज़ है जिसे कहते हैं हम लोग धुन। उसको कहाँ ले जाएं? धुन जो मेरे अंदर सवार है, कोशिश तो कर रहा हूँ गद्य लिखने का, लेकिन धुन किसका है? पद्य लिखने का, कविता लिखने का धुन है। ये शब्द आधुनिक नहीं है, फिर भी उनके अर्थ का अस्तित्व आज भी विराजमान है। वह मुझे कविता की ओर ही ले जाती है। वो जो धुन है और वो जो लौ है ना, वो आज भी है भाई। आज के पोएट लोगों में भी है ये धुन और लौ, और वही धुन मुझे खींच के ले जाती है पोएट्री की तरफ। लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं कविता नहीं बल्कि गद्य लिखूंगा। वचन देता हूँ मैं।
इससे मुझे आमदनी भी हो जाएगी और कुछ यश भी मिलेगा। नहीं तो पोइट्री लिखते जाएंगे, बाल पक जाएंगे, एक पैसा नहीं आएगा बैंक में, परिवार में बीबी भी मार के भगा देगी, कल बुढ़ापे में बोलेगी ज़िंदगी भर 1 रुपया नहीं कमाया, पोइट्री लिखता है उल्लू कहीं का। इसीलिए मैंने क्या किया, अब मैंने फैसला कर लिया कि गद्य लिखूंगा ताकि कुछ पैसा भी मिल जाए, यश भी मिल जाए थोड़ा। मैंने सोचा है कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं। लो, कहता है कि गद्य लिखूं, कैसे लिखूं, मेरा धुन तो है पोइट्री लिखने का। अब मैं क्या करूंगा ना, मेरा जो पोइट्री है उसी पोइट्री के थीम को ही मैं अब गद्य बना दूंगा, उसी को प्रोज बना दूंगा। लो, ताकि मैं अपनी बात को पोएम के जरिए नहीं तो प्रोज के जरिए समझाऊंगा। साफ बता दूं कि मैंने वैसा कभी भी करके नहीं देखा है। क्या नहीं करके देखा है? पोइट्री के ऊपर प्रोज। फिर भी सोचता हूं कि वैसा करूं। जानते हो क्यों? अब क्या बताऊं कि इस तरह मुझे गद्य लिखने की आदत तो पड़ी जाएगी। अब कारण ये है, पहला कारण कि ऐसा अगर करेंगे तो जैसे बच्चे को नहीं फुसलाते बहलाते हैं, मैं भी अपने आप को बहलाने फुसलाने के लिए गद्य लिखूंगा। बात रहेगा पोइट्री वाला, लेकिन लिखेंगे गद्य में। इससे क्या होगा, गद्य लिखने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी कि अगर कविता नहीं तो कविता की आत्मा को कहानी के रूप में ही क्यों ना सही मान्यता प्रदान करा सकूंगा, यह मेरी अभिलाषा है ना। तो ये एक फ़ायदा होगा। चलो कविता नहीं लिखेंगे तो क्या हुआ, कविता में जो मैं बात लिखता उसी बात को मैं प्रोज में लिख के सबके सामने उस कविता की आत्मा को प्रोज के अंदर डाल के लिख डालूंगा। यह सही है कि मेरी कविता आधुनिकतावादी है, घनघोर है, लेकिन मैं आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा हूं। अब भाई मुक्तिबोध 20वीं सदी के कवि थे, तो उनकी कविता में आधुनिकतावाद है। आधुनिक काल के, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के वो कवि हैं। लेकिन आधुनिक काल के कवि होने के बावजूद भी अब वो पुराने पड़ रहे हैं, ट्रेंड अब अलग आ रहा है। लेकिन मैं आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा हूँ और अब जल्दी ही खुर्राट हो जाऊंगा। खुर्राट होने का मतलब अब एकदम अनुभवी बोल सकते हो, एकदम पुराना हो जाऊंगा जल्दी ही। मेरे जैसे बहुत से पुराने नयों से भयभीत हैं। अच्छा, हमारे जैसे ये जो पुराने लोग हैं ना, ये नए लोगों से बहुत ही भयभीत है, डरे हुए हैं नए हुए लोगों से। क्यों डरे हुए हैं? डर के मारे अपने पुराने कुर्तों को उतार कर नया बुशकोट धारण कर रहे हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं ये नए लोग, है ना। इनकी पोइट्री में, इनके प्रोज में बहुत अलग अलग थीम आ रहा है भाई। अब हम लोग को भी सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अपना वो पुराना कुर्ता उतार के इन लोग जैसा बुशकोट पहनना पड़ रहा है। आज से कोई 25-30 साल पहले यह हालत थी कि नया लड़का भी मूछे मूछे रख कर दूसरे तौर तरीके से अपने को बुजुर्ग बनाने की कोशिश करता था, और आज हालत यह है कि बुजुर्ग भी बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, चपल और चंचल अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही नए नए बच्चों जैसा कपड़ा पहन रहा है बूढ़ा भी। इसका कारण जानते हो क्या था? पहले के ज़माने में कम उम्र के लोग बुजुर्ग क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि पुराने टाइम में समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन था। पहले जो ये हमारा समाज था और परिवार था, उसमें सबसे गंभीर और वजनदार व्यक्तित्व, पर्सनालिटी किसकी होती थी? दादाजी लोगों की। जो दादाजी बोलेंगे वही पापा सुनेंगे और वही हम लोग को सुनना पड़ेगा। अब ज़माना बदल गया है। अब फैमिली का सबसे ज़्यादा चहेता कौन होता है? घर का सबसे छोटा बच्चा। वो अगर बोल देगा हमको बला था टीवी तैये, तो तुरंत पापा पागल हो जाएंगे उसका खुशी का, उसका मुराद को पूरा करने के लिए। अगले दिन लोन लगा के ले आएंगे, टीवी लगाएंगे, और दादाजी डांटेंगे, बेटा क्या कर रहा है? अरे चुप रहिए, आप समझते हैं नहीं, आपने तो कभी हमारे लिए कुछ किया नहीं, हमको हमारे बच्चे के लिए करने दीजिए। अब किसका वेट बढ़ गया? बच्चों का वेट बढ़ गया है, दादाजी लोगों का वेट खत्म। ऐसा हो रहा है। 2-1 साल पहले मैं यूपी गया था। वहां जाकर देखता क्या हूँ, एक स्वनाम धन्य अत्याधुनिक महानुभाव दुखी हैं। स्वनाम धन्य मतलब जो अपने ही करतूत पे, अपने करनी पे अपना नाम कमाए हैं, ऐसे को बोलते हैं स्वनाम धन्य। तो यूपी में उस स्वनाम धन्य से आदमी से मिला, बहुत ही अत्याधुनिक हैं, मॉडर्न हैं ख्यालों में, लेकिन बड़े दुखी थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के कारनामों से दुखी हूँ। जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे भी पीड़ा हुई, और जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैं भी तो उसी एज का हूँ, हमको भी बुरा लगा। कैसा ज़माना आ गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन नहीं है तो आज मुख्यतः वे स्वयं दोषी एवं अपराधी हैं। अब जान लो भाई, मुक्ति बहुत सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं, आज के ज़माने में अगर बूढ़े बुजुर्गों का अगर वेट नहीं है फैमिली में, समाज में अगर उनका वजन नहीं है,
इम्पोर्टेंस नहीं है, उनकी अपनी वजह से नहीं है। उसके जिम्मेदार और दोषी वो खुद हैं, वो स्वयं चूक गए हैं, इसीलिए आज हार गए हैं। मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार जानते हो, करप्शन, अवसरवादिता यानी अपॉर्चुनिज्म जिसको कहते हैं, और अनाचार मतलब गलत व्यवहार से आज हमारा समाज पीड़ित है। उसका बेसिक्स में अगर देखेंगे तो बुजुर्ग लोग हैं, हमारा बुजुर्ग लोग ही हैं उसके कारण, उस पीड़ा के कारण। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत में दिल्ली से लेकर छोटे मोटे प्रांत की राजधानियों तक भ्रष्टाचार, अवसरवादिता के जो भी दृश्य दिखाई दिए, उनमें बुजुर्गों का ही बड़ा हाथ है। हम सब लोग हैरान हैं अब तक। राइटर तो लगातार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पुरानी पीढ़ी के लोगों पे। कौन सा पर्दाफाश करने वाला है देखो आगे। अगर हमारे बुजुर्गों पर नए तरुणों की श्रद्धा नहीं रही तो इसका कारण यह नहीं है कि वे अनास्थावादी, वरन यह कि हमारे बुजुर्ग श्रद्धास्पद नहीं रहे। आज अगर नए ज़माने के लोगों के ऊपर पुराने ज़माने के लोगों का अगर इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर उनका महत्व नहीं है पुराने लोगों का, तो इसका दोषी आज का बच्चा नहीं है। इसका दोषी आज का बच्चा नहीं है। ऐसा मत सोचना कि आज के बच्चे पुराने में विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं, लेकिन ये पुराने लोग विश्वास करवाने के लायक नहीं, श्रद्धास्पद नहीं रहे। और अगर हमारे युवक अनास्थावादी हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। राइटर बोल रहा है फिर, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा ये नया ज़माना का बच्चा लोग, पोएट लोग, राइटर लोग, जो भी वोकेशनल प्रोफेशनल लोग हैं, अगर वो लोग पुराने ज़माने में विश्वास नहीं रखता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये विश्वास की बेटी है। उसी विश्वास से ही इसका जन्म हुआ है। फ़र्क यह है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर आस्था नाटक खेला करती थी और अनास्था बैकग्राउंड में बैठी रहती थी कंट्रोल करने के लिए। इमेजिन कर लो कि ये वर्ल्ड, ये समाज, ये परिवार एक स्टेज है, तो उस वर्ल्ड स्टेज में या उस सामाजिक स्टेज में, पारिवारिक स्टेज में विश्वास अपना रोल प्ले करता था और अविश्वास पीछे बैठा रहता था बैकग्राउंड में। आजकल उल्टा हो गया है, आजकल अविश्वास रोल प्ले कर रहा है। सारे नव युवकों में, नई पीढ़ी में अविश्वास मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आस्था पीछे बैठी हुई है बैकग्राउंड में। सिर्फ यही डिफरेंस है। यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आज के नवयुवकों में केवल धुआं शेष रह गया है और आग नहीं है। आग है और वह भीतर ही भीतर है, लेकिन नवयुवक पाता है कि आज उस आग की कोई कीमत नहीं रह गई है। बहुत अच्छी बात बोला। तुम जैसे नवयुवक लोग, नई पीढ़ी के लोग, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे अंदर धुआं रह गया है, सिर्फ आग है ही नहीं है, बुझ गया है आग। नहीं, आग तुम में भी है। तुम भी उस आग को भड़काना चाह रहे हो, सारा सिस्टम बदल देना चाह रहे हो, लेकिन सिचुएशन क्या है कि तुम उस आग का कोई, तुम्हारे नज़र में उस आग का कोई कीमत नहीं रह गया है। तुम नहीं समझ रहे हो कि उस आग को हम कौन सा दिशा दें। इस व्यावहारिक जगत में, जिसे कभी गलती से समाज भी कहा जाता है, ये जो जगत है ना, जिसे गलती से हम लोग क्या बोल देते हैं, समाज, उस आग को पुराना भार जैसा कुछ माना जा रहा है। वह आग उसके निज की है, लेकिन उसके कारण सामाजिक हैं। लेकिन अगर ऊपर कही हुई बात सच है तो सवाल यह है कि उसके काव्य में वह आग झलकती क्यों नहीं है। ये प्रश्न है लेखक का। कह रहे हैं कि अगर बच्चों में आग है, ये आग भी तो सामाजिक आग ही है। समाज ने कुछ तो उनका कुछ गलत किया होगा, समाज में कुछ तो उनके साथ बुरा हुआ होगा, जिसकी वजह से उनके अंदर आग फैला हुआ है। और अगर वो आग है तो उसको वो लोग अपनी पोइट्री में क्यों नहीं ले आते, उसको वो लोग अपने प्रोज में क्यों नहीं लिखते। इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है। बुजुर्गों ने, सत्ताधिकारी मतलब जो लोग राष्ट्र चलाते हैं, सत्ता चलाते हैं, समाज संचालकों ने जो समाज को कंडक्ट करते हैं, सोसाइटी को, आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्गों ने, ये जो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी आर्थिक शक्ति से संपन्न हैं लोग, समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रकट और अप्रकट, सूक्ष्म और स्थूल भ्रष्टाचार का विधान कर रखा है। इसका वजह यही है। ये जो सारा चीज़ का मैंने नाम लिया अभी, सत्ताधिकारी, समाज संचालक, आर्थिक शक्ति से संपन्न लोग, इन्होंने समाज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, माइन्यूटली या फिर बिगर लेवल पे समाज के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल बना लिया है।
ये जो चाहते हैं समाज में वही होता है। इस भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। कभी वह कानून के रूप में भी प्रकट होता है, कभी कानून की आड़ में गैर कानूनी रूप से, कभी कभी तो जज और वकील भी गलत करते हैं। भ्रष्टाचार का एक अच्छा नमूना। और कानून की आड़ में भी होता है, वकील और जज से छिपके भी बहुत सारा गैर कानूनी काम होता है। इन्हीं लोगों की वजह से, ये अमीरों की वजह से और सत्ताधारियों की वजह से, मंत्रियों की वजह से। कानून या नियम तो आर्थिक शक्ति से संपन्न प्रभावशाली लोगों की सुविधा के लिए है। आज जो भी कानून है किसके लिए है भाई? सब पैसे वालों के लिए है। पॉकेट में उनका है, थाना, पुलिस, कानून, जज, सब उनका पॉकेट में है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये सिस्टम है। तो इस प्रकार के वातावरण में फिट होने के लिए हमारी समझदारी का यह तकाजा होता है कि किसी न किसी तरह शैतान से समझौता करके गधे को भी काका कहो। समझ गए होगे बात? धीरे धीरे अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। अब मेरी समझदारी ये है, मुक्तिबोध कह रहे हैं कि आज के ज़माने में अगर आप भी समझदार बनना चाहते हैं तो ज़रूरत अब यही है कि गधे को भी काका बना लो। गधा भी है ना, अगर पैसे वाला है, पुलिस में है, कानूनी काम करता है, तो उसको भी क्या बोलो? काका। ठीक है ना? सब इम्पोर्टेंट बना लो इन्हीं लोगों को, और खुद भी वैसे ही बन जाओ। बड़े बड़े आदर्शवादी आज रावण के यहाँ पानी भरते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं। रावण यहाँ प्रतीक है किस बात का? गलत काम करने वाला, जो अनैतिक काम करता है, भ्रष्टाचारी है, उसको रावण बोला गया है। हमारे देश के करप्ट मंत्री, हमारे देश के करप्ट पुलिस ऑफिसर, ये सब लोग क्या हैं? रावण है। ये सब रावणों के पास आज सब पानी भरते हैं, बड़े बड़े लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। बड़े प्रगतिशील महानुभाव भी इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। बहुत एडवांस लेवल में जो प्रगति उन्नति कर रहा है ना, वो लोग भी इसी का गुलाम है, इसी सिस्टम का। जो व्यक्ति रावण के यहाँ पानी भरने से इनकार करता है, उसके बच्चे मारे मारे फिरते हैं। आप जानते हैं कि ख्याति प्राप्त यशोदीप्त प्रगतिशील महानुभाव भी उन पर हंस पड़ते हैं या कभी कभी तुच्छ के प्रति दया के भाव से परिलुप्त हो उठते हैं। अब अगर तुम रावण के यहाँ पानी नहीं भरोगे इस जमाने में, तो फिर तुम्हारा फैमिली ग्रसित होगा पीड़ा से, तुम्हारे फैमिली पे अत्याचार होगा। अगर तुम बुजुर्ग हो, तुम्हारे बच्चे मारे मारे फिरेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, परेशान रहेंगे सब, आर्थिक विपन्नता होगी। और फिर देखोगे कि जो इसी ज़माने के प्रगतिशील महानुभाव लोग हैं, वो लोग हंसेंगे तुम्हारे परिवार पे। वही लोग हंसेंगे जो दिमाग से प्रगतिशील हैं, जो पैसे से प्रगतिशील हैं, वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, मजाक के पात्र बन जाओगे। तो संक्षेप में, जो व्यक्ति फटे हाल और फटीचर है, उसे मान्यता देने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई, चाहे वह कितना ही नैतिक क्यों ना हो, कितना भी अच्छा काम करे। फटे हाल अगर है, पैसा नहीं है अगर उसके पास, तो भैया कोई इंपॉर्टेंस देने वाला है नहीं। तो समझ गए उनका पॉइंट क्या है? उनका पॉइंट ये है कि अगर मैं पोएट्री लिखूंगा तो पैसा तो हमको मिलेगा नहीं, तो हमारा इंपॉर्टेंस तो रहा नहीं, तो हमको भी रावण के वहाँ पानी भरना पड़ेगा। पानी भरने का मतलब हमको भी गद्य लिखना पड़ेगा। तो ऐसी दयनीय सनिश्चरी दशा से बचने के लिए अगर हमारे नवयुवक चतुरता का प्रयोग करें तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर इस बुरे हाल से बचने के लिए हमारे आज के नई पीढ़ी के जो पोएट हैं, अगर वो लोग चतुराई करते हैं, स्मार्टनेस ला रहे हैं अगर अपने अंदर, तो उसको गलत मत समझिए भाई। स्मार्टनेस क्या? अगर बुराई के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अच्छाई से दूर भाग रहे हैं, अगर वो बुजुर्गों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो इसको बुरा मत मानो, ये स्मार्टनेस है। वे भी रावण के किसी दास के अनुदास के उपदास से अपना रिश्ता कायम करने में लगे हुए हैं। क्या बुराई है भाई? बड़ा बड़ा लोग रावण का पानी भर रहा है, तो अगर आज का नया पीढ़ी पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है और उस पैसे के सामने बूढ़े बुजुर्गों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो क्या बुराई हो गया? बुद्धिमानी का काम कर रहा है। नहीं करोगे तो क्या होगा? पैसा कहाँ से आएगा? और रावण के राज्य का एक मूल नियम यह है कि जो अपना अनुभूत वास्तव है उस पर पर्दा डालो। अच्छा, रावण के यहाँ एक और नियम चलता है। रावण बोलने का मतलब अनैतिक लोग, भ्रष्टाचारी लोग। उनके यहाँ एक और नियम चलता है कि जो भी तुम्हारा मूल नियम यह है कि जो अपना अनुभूत वास्तव है, अनुभूत मतलब एक्सपीरियंस, जो तुम्हारा रियल एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर पर्दा डालो, छिपा के रखो, एकदम सामने मत आने देना। झूठ झूठ बात बोलो, ठीक है? गलत आदमी बोलेगा, उस आदमी का जय, हाँ उस आदमी का जय, तुरंत बोलना पड़ेगा। इसलिए हमारे बहुत से कवि और कथाकार मारे डर के उस वास्तव को नहीं लिखते हैं जिसे ये भोग रहे हैं। समझ में आ गया होगा? वास्तविकता ये गरीबी भोग रहे हैं हमारे बहुत सारे कवि और लेखक, लेकिन उस गरीबी के बारे में नहीं लिखते हैं। भ्रष्टाचार, अनैतिकता का रिजल्ट भोग रहे हैं, लेकिन कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये उस वास्तव में
को इतना अधिक जानते हैं कि अति परिचय के कारण भी उस वास्तव से उड़ जाना और उड़ते रहना चाहते हैं। अनुभूत वास्तव का आज जितना अनादर है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज रियल एक्सपीरियंस का जितना डिसरिस्पेक्ट है, जितना अनादर है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग अनादर करते हैं, नई पीढ़ी के लोग। हम लोग रातों दिन उस अनैतिकता का भोग करते हैं। रातों दिन वो भ्रष्टाचार हम लोगों को सताता है। रातों दिन डर सताता है, ऐसे अमीरों का, ऐसे मंत्रियों का, ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस वालों का। इतना डर है हमारे चारों तरफ है कि हम लोग उस डर को अब मेन मान लिए हैं और उसके ऊपर पर्दा डाल लिए हैं कि भाई ये तो हमारा फेट है, अब इसको छिपाओ, ये लिखने की क्या बात है, इसको हटाओ, कुछ और लिखो। सारे कवि, सारे लेखक अब ऐसे ही हो गए हैं। तो बाकी का अंश तीसरे वीडियो में बनेगा अगले दिन। धन्यवाद।